अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और है जनाब बड़ा अहम दिन सुबह का, यानी हफ्ते के रोज होने जा रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन ठीक एक दिन पहले कौन एकदम मरकजी सेक्रेटेरिएट में नमूदार हुआ, और अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसका मकसद क्या है, और मुमकिना तौर पर इस वक्त यहाँ आने का वो क्या एक एम हो सकता है, इसके ऊपर आज व्लॉग में बात करूंगी। फिर PMLN जो मुश्किलात से दो चार है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ जनाब बात करेंगे PTI के उन वर्कर्स कन्वेंशन की जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं KP में। और वहाँ पर अब जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको कि सूरत हाल कुछ पॉलिटिकली हमें एक डायनामिक अंदाज से PTI वहाँ पर गेन करती हुई नज़र आ रही है, कुछ मोमेंटम पकड़ रही है। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और लास्टली बात करेंगे 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पर जो पुलिस ऑफिसर साहिबा हैं अनूश मसूद साहिबा, वो इस वक्त मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में अपना मौक़िफ़ भी दे रही हैं और इस हवाले से जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके बारे में आगाह भी कर रही हैं। तो थोड़ा उसको भी पोस्टमार्टम करेंगे, जायज़ा लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा इस पर आ जाते हैं। क्या हुआ जी, अचानक एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के एक दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि बाकायदा एक प्लान ये नज़र आ रहा था कि बैट ले लिया जाए PTI से वापस। बैट से खौफ है एक, और ये खौफ बड़ा बजा है क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हों या ना लड़ रहे हों, उनके जो मेच्योर पार्टी लीडर्स थे, इलेक्टेबल्स थे, जो उनके पार्टी के हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान थे, वो भले उनके टिकट पर नहीं भी लड़ रहे, उन्हें छोड़ भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस बात के ऊपर मुस्तर नजर आए कि इमरान खान साहब का टिकट जिसके भी पास होगा, बैट का निशान जिसके भी पास होगा, वो जाके मोहर लगा आएंगे, भले वो कोई भी शख्स हो। तो अब इस खतरे के पेश नज़र इस बात को तय किया गया कि किसी तरह बैट ले लिया जाए, और फिर जो आपने देखा सारा एक मामला बनाया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुश्किल में डाला गया कि बहुत कम टाइम में वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। और इसका एक मकसद ये भी था कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन ना रहें। उसमें तो वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इमरान खान साहब अब बतौर चेयरमैन इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन उन्होंने अपना एक उम्मीदवार ज़रूर नामजद कर दिया है, गौहर खान साहब। और गौहर खान साहब को जाहिर है जब इमरान खान की सपोर्ट हासिल है तो इसका मतलब ये है कि बाकी भी PTI उन्हीं को सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से वो बआसानी चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि फिर एक दिन पहले हुआ क्या। अकबर एस बाबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी बानी रुकन थे, बार बार वो PTI के लिए कुछ ना कुछ मसाइल खड़े करते रहते हैं। इससे पहले फॉरेन फंडिंग का जो केस था इलेक्शन कमीशन में, वो भी उन्हीं की दरख्वास्त थी बुनियादी तौर पर। और इसके अलावा भी कई दफ़ा वो आकर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को तनकीद का सामना करना पड़े, या मुश्किलात का सामना करना पड़े, या कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़े। तो कहने को वो PTI के रुकन थे, लेकिन आज तक उन्होंने PTI का फ़ायदा क्या किया ये कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि हमेशा हमने तो उनकी यही पहचान या तारुफ देखा है कि वो एक ऐसा शख्स है जो हमेशा से बागी ही है पार्टी से, और जब भी उसने सर उठाया है, जब भी वो नमूदार हुआ है अचानक से, तो वो सिर्फ कोई अच्छे मकसद के लिए पार्टी के लिए नहीं आया सामने, बल्कि उसने सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज भी हमने देखा कि जनाब शाम 5 बजे अचानक से वो नमूदार होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर आकर वो चंद लोगों के साथ दाखिल होते हैं और कहते हैं, वहाँ पर वो मीडिया टॉक करते हैं, वीडियो बनाते हैं प्रॉपर, और बताते हैं कि जी आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि क्योंकि कल हो रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो हम इस सिलसिले में तरीक़ाकार को देख सकें, जांच सकें, कागजात नामजदगी हासिल कर सकें, या इवन शायद जमा भी करवाए हों उन्होंने, और ये सारा प्रोसेस जो है हम देख सकें। और उन्होंने बताया खुद कि मैं 13 साल बाद आज इस मरकजी सेक्रेटेरिएट में आया हूँ। तो अब उनकी सारी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनके जो इरादे हैं वो कुछ इतने नेक नहीं लग रहे। और शायद मेरा ख्याल अब अंदाज़ा ये कह रहा है कि ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है, और इसका अगेन मकसद वही है कि अगर PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो भी जाए,
गौहर साहब बन भी जाएं चेयरमैन और उसके बाद बैट का निशान देना भी पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन के लिए, तो उस सूरत में भी कुछ ना कुछ अपने हाथ में एक तलवार रखी जाए कि जिसको किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सके। वो इस तरह के अगर अकबर एस बाबर साहब आज की ये सारी एक कार्रवाई के ऊपर और कल जिस तरह से इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर बाद में जाकर कोई भी दरख्वास्त दायर कर सकती है इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट में भी, और वहाँ जाके चैलेंज कर सकते हैं कि जी ये जो सारे इंतखाबात हुए हैं ये सही तौर पर नहीं हुए और इन्हें कलअदम करार दिया जाए। तो वो कोई भी इस तरह का बहाना बनाकर दोबारा इस सारे इंतखाबी अमल को कॉन्ट्रोवर्शियल कर सकते हैं। और अगर ये वाकई मकसूद हुआ कि नहीं जी इनको फिर भी बैट नहीं देना, तो फिर इस सूरत में हो सकता है कि दोबारा से यही कार्रवाई की जाए और इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर या कोई इस किस्म का ऑप्शन हाथ में रखा जाए कि जिसकी वजह से बैट का निशान पीटीआई के उम्मीदवारों को ना मिल सके। तो ये एक खदशा बहरहाल मौजूद है कि मुमकिन तौर पर अकबर एस बाबर साहब की जो इस वक्त एंट्री है वो कोई खैर का निशान नहीं है और बज़ाहिर ये लगता है कि वो फिर कोई दोबारा से कंट्रोवर्सी जनरेट करना चाहते हैं। क्या ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि जब भी कभी वो नमूदार हुए मंजर आम पर आए हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे ही काम किए हैं जिससे पीटीआई के लिए मसाइल खड़े हों। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनका एक खास यहाँ पे इस टाइम पे एक्टिव होना कोई खास मकसद है, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि जी कोई कागजी कार्रवाई की गई वगैरह वगैरह, कुछ भी उसका बहाना बना सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या इससे कोई पीटीआई को फर्क पड़ रहा है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि कुछ भी जो भी कुछ किया गया पीटीआई के अगेंस्ट उससे पीटीआई को फर्क नहीं पड़ा। खास तौर पर अगर केपी की बात करें तो यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल स्पेस हासिल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोमेंटम पकड़ रही है, लोग भी हिम्मत पकड़ रहे हैं, खौफ के बुत तोड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि लीडर कोई यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, बज़ाहिर कोई भी हल्के का जो मशहूर मारूफ सियासतदान है वो वहां पर जलसे में कन्वेंशन में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का जो भी वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो खुद अपने आप में एक लीडर बन चुका है और वो बगैर किसी लीडर के इंतजार किए या कॉल किए अपने तौर पर बाहर निकलने के लिए बेचैन है। यही वजह है कि कोई भी वर्कर कन्वेंशन कर रहा है, चाहे वो किसी तहसील की सतह का कोई नुमाइंदा आकर खिताब करता है या वो इवन कुछ जगहों पे तो खैर शेर अफजल मरवत साहब ने खुद खिताब किया है, लेकिन आप हर जगह पर अगर उनकी गैदरिंग देखें तो उससे अंदाजा होता है कि जो वर्कर है वहां पे बिल्कुल चार्ज्ड है, वहां का माहौल एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल जो है हमें नजर आ रहा है और लोगों की जो आंखें हैं, जो उनका लबो लहजा है, जो उनकी नारेबाजी है, ये सब चीजें पता दे रही हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है अगर इसको होने से रोका गया या जो अवाम की इस वक्त राय एक सोच के ऊपर खड़ी है अगर उसको जबरदस्ती बदलने की कोशिश की गई तो फिर यहाँ से कोई खैर की खबरें नहीं आने वाली हैं। ये बहुत एक क्लियर जो इंडिकेशन है वो हमें केपी में नजर आ रही है। मैं बार बार इसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। आज भी तख्तबाई में कन्वेंशन थे, मर्दान में, बन्नू में वर्कर्स कन्वेंशन थे, बुनेर में 3 मुख्तलिफ जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन थे और आप हर जगह की वर्कर कन्वेंशन के वीडियोस, मनाजिर और जो पिक्चर्स हैं वो देखें, आपको आइडिया होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। यानी बाकी शायद पार्टीज उस तरह के जलसे नहीं कर पा रही हैं जैसे उनके वर्कर्स कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि पीटीआई का वर्कर कितना चार्ज्ड है इस वक्त और इसकी एक वजह भी है कि जिस तरीके से उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, जितना दबाया गया है, अब वो उतनी ही तवानाई के साथ, उतनी ही ताकत के साथ बाउंस बैक करने के लिए तैयार खड़ा नजर आता है। तो अब वो एक बड़ा आसान सा है ना उसका फोर्स का जो एक न्यूटन का लॉ है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और वो उतना ही इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ये उसी किस्म की इस वक्त जो हमें सिचुएशन है वो नजर आ रही है, खास तौर पर पीटीआई में। अब अगला जो इसमें एक चैलेंज है वो ये कि क्या ये सारा जोश जज्बा पंजाब और दीगर शहरों में भी हमें कन्वर्ट होता नजर आएगा या नहीं। वहां जाकर शेर अफजल मरवत साहब को क्या यही सपोर्ट मिलेगी और वहां के जो मकामी लीडर जो कुछ भी बाकी हैं और जो तहसील सतह के या जो लोग बाहर हैं थोड़े बहुत, वो क्या लोगों को इस तरह से बाहर निकाल सकेंगे? क्या यहाँ पर जितनी स्पेस एटलीस्ट केपी में मिली है क्या इतनी भी मिल सकेगी? तो ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो आइंदा आने वाले हफ्ते में और चंद दिनों में काफ़ी क्लियर होकर सामने नजर आएंगे और उससे फिर मजीद अंदाज़ा हो सकेगा चंद सवालात का कि क्या वाकई ही पीटीआई के पास बैठ रहेगा या नहीं, वाकई ही इलेक्शन हो रहे होंगे या नहीं, वाकईतन हमें नजर आएगा कि पीटीआई के लिए कोई स्पेस बनेगी या नहीं। तो बहुत सारे सवालात इस बात से
سے آگے जुड़े हुए होंगे। तो इस पर हमें जाहिर है कि नज़र रखनी होगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी ये बात कर रहे थे कि बैट का निशान हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी निशान इमरान खान साहब को दिया जाएगा लोग उसको आके वोट कर सकते हैं, बैट का निशान कोई हमें इतना मसला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली समझें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। मैंने कुछ दिन पहले भी थोड़ा इस पर बात की थी कि असल में जो आप लोग हैं जो टीवी चैनल्स देखते हैं या सोशल मीडिया पर हैं या ट्विटर अकाउंट एक्स हैंडल चलाते हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो मैसेज पहुंचाना चंद सेकंड्स का काम है। लेकिन हर जगह और जो बहुत बुजुर्ग शहरी हैं या बिल्कुल दूर दराज इलाकों के बसने वाले हैं जिन तक कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं है, तो वहाँ तक बहुत कम दिनों में किसी नए निशान के लिए पैगाम पहुँचाना, और फिर पैगाम पहुँचाने वाले भी अगर अंदर बंद पड़े हों बेचारे जेलों में, तो उस लेवल की एक कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर उस निशान के बगैर सरवाइव करना। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैंने पीटीआई को वोट डालना है। अभी तो किसी को नहीं भी पता है कि उम्मीदवार कौन है, तो उसको ये पता है कि अगर मैंने पीटीआई को वोट डालना है या मैंने इमरान खान को वोट डालना है तो मतलब मैंने बैट को मोहर लगानी है। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो फिर बहुत एक कन्फ्यूजन फैल जाती है आमतौर पर लोगों में, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर बड़ी तेजी से। ऐसा अगरचे हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी निशान चेंज किया गया था। पहले उनका इंतखाबी निशान तलवार हुआ करता था, बाद में फिर उन्हें तीर दिया गया। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर तो उसमें कुछ आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाए कम्युनिकेट करने के लिए तो फिर तो बात बन सकती है, अदरवाइज थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। PMLN भी कुछ मुश्किलात का शिकार है। कोशिश उनकी और ख्वाहिश ये थी कि पीटीआई टूटे, पीटीआई में फूट पड़े, और बड़े मज़े भी ले रहे थे। लेकिन इनके अपने अंदर से भी हमें मुख्तलिफ आवाज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि सब वहाँ पे भी मामलात बहुत अच्छे नहीं चल रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब हों या शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका तो एक जो नज़रियाती भी इख्तिलाफ हुआ है कायदीन के साथ, वो भी अपनी जगह है। और उसके साथ साथ अब वो वैसे भी ज़ाहिर पार्टी की सियासत पर या उस तरह से पार्टी टिकट पर इंतखाबी सियासत भी नहीं कर रहे, तो वो तो एक अपनी जगह मामला था ही। अब हम ये भी देख रहे हैं कि टिकट्स के मामले के ऊपर भी कुछ खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि जो नए लोग आए हैं उनको अपनी एक लगन है कि उन्हें टिकट मिले, और जो पुराने लोग हैं हल्के के उनका अपना एक है असर रसूख, और वो चाहते हैं कि वो टिकट हासिल करें, वो पुराने वर्कर्स हैं। और इसी तरह से जो एक ज़ात बरादरी और ये सब चीज़ें और फिर सिफारिशें और सब कुछ देखते हुए भी टिकट्स के ऊपर काफ़ी जो हैं वो अभी मामलात अंदर खाने चल रहे हैं। एक लड़ाई हमें बैरिस्टर दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की भी देखने को मिल रही है। दानियाल अजीज़ साहब का मानना है कि जो ये महंगाई की लहर थी 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट की, उसमें बेसिकली इसकी जिम्मेदारी आयद होती है एहसन इकबाल साहब पर। उनको चाहिए था कि वो मामलात को देखते और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाते, और उन्होंने इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल रही। और वो समझते हैं कि अब उनकी नाअहली की वजह से पूरी PMLN को लोगों के लिए कैंपेन करना, उनके पास जाना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग महंगाई की वजह से इतनी नफरत कर रहे हैं कि उनके लिए कैंपेन चलाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि महंगाई बिल्कुल इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं इसको कोई छोटा फैक्टर नहीं समझती, लेकिन बिलीव मी इस वक्त सिर्फ महंगाई एक फैक्टर नहीं है। इस वक्त महंगाई के साथ साथ बहुत बड़ा फैक्टर खुद PMLN की सियासत का है। जो नज़रिए को बर्बाद करके उन्होंने की है उसका उन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले तो जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील बनाई, फिर जिस तरह से मियाँ साहब वापस आए हैं और थ्रू आउट जिस तरह से एक विक्टिमाइजेशन हुई है लोगों की, ये सब चीज़ों ने उनके खिलाफ एक नफरत पैदा की है। महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर सके या महंगाई बहुत बड़ी उनके दौर में, वो तो एक चीज़ है ही थी, लेकिन उसके अलावा भी जो उन्होंने सियासत की है उसको भी कोई काबिल कदर निगाह से नहीं देखा जा सकता, और यही वजह है कि लोग मुतनफर हैं। लेकिन बहरहाल अब वो आपस में बयानबाजियां कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ टिकट के वसूल के मामलात के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जी एहसन इकबाल साहब परफॉर्मेंस में कमी रही उनकी, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। तो अब ये खिचड़ी उनके अपने भी घर में पक रही है, जो कि कल PTI को बातें सुना रहे थे। अब लास्ट में आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि जो 9 मई के मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी सीरियस डिस्कशंस आजकल मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, और मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं वो इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो SP अनूश मसूद साहिबा हैं, जो बहुत हद तक इस मामले को देख भी रही हैं, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इसका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रही हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी तरफ से
جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ ان کی جو گفتگو ہے یا ان کے جو جوابات ہیں وہ بہت کنونسنگ نہیں لگ رہے ہیں. جو بھی ان سے سوال کر رہا ہے وہ بہت ریلیونٹ کویشچنز ہیں لیکن ان کے پاس اس کے کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک جواب نہیں ہوتے. مے بی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری انفارمیشن ابھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ڈسکلوز نہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن اسٹل ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ سالڈ قسم کے شواہد نہیں ہیں, اور ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے بالکل آبجیکٹو نہیں ہے بلکہ بڑی ایک بائسڈ اوپینین کے ساتھ وہ آتی بھی ہیں ٹی وی پر اور بائسڈ قسم کے نظریے کے ساتھ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں اور پھر اس کے گرد پورا وہ بلڈ کرتے ہیں, تو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود سے اپنے ذہن میں ایک ہائپوتھسس بنایا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ وہ پورا کیس جو ہے وہ بلڈ کرتی نظر آ رہی ہیں, جبکہ ان کے پاس اس کے حوالے سے ریلیونٹ شواہد یا ثبوتوں کی بھی کمی نظر آتی ہے. بہت سارے سوال ہیں جس کے جواب میں وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ان کے پاس ٹویٹس ہیں, عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا پر تقاریر ہیں جس سے لگتا ہے کہ جی ایک پراپر ویل پلانڈ قسم کی کارروائی تھی اور یہ بڑے عرصے سے کی جا رہی تھی پلاننگ, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی فورینزک کروایا گیا ہے اور یہ سارے معاملات, تو وہ اس طرح سے اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرتی نظر آتی ہیں. لیکن اگین کچھ سوال ایسے ہیں جو ابھی تک آنسر لیس ہیں اس بارے میں. اگین میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر یہ ایک پری پلانڈ قسم کا اٹیک تھا تو عمران خان صاحب نے بڑی ہی کوئی ایل پلاننگ کی ہے میرے حساب سے, تو کیونکہ بہت فلاز نظر آتے ہیں پھر تو اس میں. یعنی یہ کیسی 1.5 سال سے پلاننگ ہو رہی تھی کہ اتنے کم لوگ وہاں پر گئے اور جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان تھا, یعنی اتنے وہ یعنی ان پریپیئرڈ ہو کے گئے کہ انہیں آسانی سے آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکے اور ان کو آرام سے پکڑا بھی جا سکے, اور وہ اتنے پریپیئرڈ بھی نہیں تھے. مطلب آپ بقول انوش صاحبہ اداروں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس تو کوئی ہتھیار تک نہیں ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آگے سے آپ کو ریاکشن کوئی بھی آ سکتا ہے, آپ کے اوپر گولیاں چل سکتی ہیں, آپ کے اوپر شیلز فائر کیے جا سکتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی جا سکتی ہے. لیکن وہاں پر جو لوگ احتجاج کے لیے جا رہے تھے ان کے پاس تو کوئی شیلڈز ایسی نہیں تھی جس سے انہوں نے کوئی بچانا تھا اپنے آپ کو, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. کچھ لوگوں کے پاس کچھ ڈنڈے ضرور تھے لیکن ادروائز کسی کے پاس تو کوئی خاص ہتھیار بھی نہیں تھے. تو اگر آپ پلان کر رہے تھے تو آپ ایسے ہی نہتے منہ اٹھا کے چلے گئے, اداروں پر حملہ کرنے آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہاتھ میں ہتھیار تک نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ آخر اس دن پولیس کہاں تھی, کسی نے ان مظاہرین کو ریڈ زون میں جاتے, سینسٹیو ایریاز میں جاتے ہوئے روکا کیوں نہیں, کس طرح سے یہ لوگ آرام سے اتنی دور پیدل چل کر چلتے چلے گئے اور کسی نے انہیں نہیں کہیں پہ روکا, کوئی بندہ نظر نہیں آیا پولیس کا, نہ کوئی چوکی نظر آئی کسی جگہ پر, سیکیورٹی کہاں تھی اس دن, تو کیوں انہیں جانے دیا گیا وہاں تک, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چلیے جو اس دن ہو گیا سو ہو گیا, مان لیا وہ کسی حکمت عملی کے تحت بھی ہو, تو اس کے بعد بھی بہت سارے سوالات ہیں. سوال تو اٹھتے ہیں کہ آخر اتنے دن گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے, اب تک کمپلیٹ چالان کیوں نہیں پیش کیے جا سکے, اب تک یہ مقدمات آگے کیوں نہیں بڑھ سکے. اگر اتنے ہی سالڈ شواہد تھے تو اب تک تو پھر سزا ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک تو پراپرلی ٹرائل کا آغاز تک نہیں ہو سکا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر اتنا ہی سالڈ آپ کا انویسٹیگیشن سارا پورا جو ایک مواد ہے آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے بعد دیر کس بات کی ہے. اور پھر اس کے بعد اور بھی کئی سوالات ہیں. مثلا اگر آپ صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ جی 9 مئی پر اٹیک کرنے کا ہی معاملہ تھا تو پھر یہ صرف بتا دیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مراد راز جیل سے باہر ہیں لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اندر ہیں, اسی طرح سے اندلیب عباس صاحبہ جیل سے باہر ہیں لیکن خدیجہ شاہ صاحبہ جو اسی گاڑی میں موجود تھیں وہ جیل کے اندر ہیں, ان کی ضمانت تک نہیں ہو رہی. پھر کیا وجہ ہے کہ فیاض چوہان صاحب تو باہر پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں جبکہ حسان نیازی جو ہیں وہ اس وقت ایون ملٹری کی تحویل میں ہیں. تو اگر یہ سب لوگ ملوث تھے, ان سب کی کالز ٹریس ہوئی ہیں, جو ہم نے پہلی اس پہ ایک سنی بھی تھی پریس کانفرنس, اس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ ان کی کتنی کالز ٹریس ہوئی ہیں جی, یہ آپس میں کنیکٹڈ تھے, یہ کوئی پراپر منصوبہ بندی کے تحت جا رہے تھے. تو پھر جو آپس میں کنیکٹڈ تھے جن کی کالز تھیں ان میں سے آدھے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, تو آدھے لوگ دندناتے کیوں پھر رہے ہیں؟ پھر وہ کس طرح کلیئر ہو گئے ہیں؟ ان کی کلیئر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ کم از کم وہ ثبوت ہی آ کے بتا دیں. تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ ابھی پیچھا کر رہے ہیں, آنسر ان کے ابھی نہیں ملے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر باقاعدہ پلاننگ کے تحت ملوث تھی, تو پھر آپ کو یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ جو لوگ اس کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو کس بات کے اوپر معافی ملی ہے.
ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.